आइए आज हम सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र अध्याय 18 उत्पादन कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे और समझेंगे किस तरीके से उत्पादन कैसे होता है। तो इसके पहले हमने उत्पादन कैसे होता है, भूमि और संबंधित कुशल और अकुशल श्रम के बारे में समझे थे। आज हम देखेंगे जिसमें पूंजी। तो पूंजी का अर्थ और ये पूंजी कितने प्रकार की होती हैं आगे देखते हैं। जिसमें पूंजी 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 तो दो प्रकार की होती हैं। पहला भौतिक या स्थायी पूंजी तथा कामकाजी या अस्थायी पूंजी, यह दो प्रकार की पूंजी होती हैं। जिसमें पहला आ जाता है भौतिक या स्थायी पूंजी। तो इसके अंतर्गत आप ये समझ सकते हैं, जैसे इसके अंतर्गत उपकरण, मशीनें हैं, बिल्डिंग है आदि शामिल हैं। उपकरणों और मशीनों की श्रृंखला जो है, प्लम्बर, बिजली सुधारने वालों और मिस्त्रियों द्वारा जो उपयोग किए जाने वाले साधारण उपकरण, सब्जी बेचने वाले जिसमें वह ठेले का उपयोग करते हैं, सड़क किनारे सैलून चलाने वाले के लिए यह हजामत के औजार को लेकर क्या करते हैं, कारखानों में उपयोग में आने वाले जो जटिल उपकरण जैसे टरबाइन, कंप्यूटर द्वारा जो संचालित होने वाली ऑटोमेटिक मशीन शामिल हो सकते हैं। और ये उपकरण जो है उत्पादन की प्रक्रिया के अनुसार खर्च हो जाने वाले नहीं, बल्कि ये सालों साल क्या रहते हैं, वस्तुओं के उत्पादन में काम में सहायक होते ही रहते हैं। उन्हें कुछ मरम्मत और तंदुरुस्तीकरण एवं आवश्यकता होती है ताकि वे उपयोगी बने रहें और साल के अंतर्गत इसे उपयोग में लाया जा सकते हैं। इन्हें हम स्थायी पूंजी या भौतिक पूंजी भी कह सकते हैं। दूसरा आता है जिसमें दिया हुआ है कामकाजी या अस्थायी पूंजी। जैसे कि उत्पादन चक्र को जब हम पूरा करने के लिए कच्चे माल या वित्तीय आवश्यकता को तो जब पूर्ण करते हैं, तो इसमें कारखानों में जो उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार के जो कच्चे माल हैं, आप जानते होंगे कच्चे माल का उपयोग शामिल होता है। और इसके अंतर्गत जैसा कि मसलन टोकरी बुनने वाले कारीगर द्वारा उपयोग किए जाने वाला जैसे बांस निर्माण आदि का उपयोग आने वाली जैसे ईंटें, लोहे की सरिये, रेत और सीमेंट, यह सब कच्चा माल जिसके अंतर्गत उत्पादन की प्रक्रिया में कच्चा माल का उपयोग होकर यह खर्च हो जाता है। लेकिन कुछ धन की आवश्यकता श्रमिकों, कामगारों और मजदूरों के भुगतान के लिए भी होती हैं और उत्पादन को पूरा करने के लिए कुछ समय लगता है और इन वस्तुओं या सेवाओं को बाजार में बेचने की व्यवस्था भी करनी होती है। इसके बाद ही धन उत्पादन चक्र में वापस आ जाता है। जैसे आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, उत्पादन चक्र, उत्पादन करना, बाजार में बेचना, पैसे प्राप्त करना, जैसे कच्चा माल खरीदना और श्रमिकों या वेतन देना। इस तरीके से यह उत्पादन चक्र को दर्शाया जा सकते हैं, क्योंकि कच्चे माल और वित्तीय की आवश्यकता उत्पादन की जो सुनिश्चित करती है, इसलिए इसे कामकाजी पूंजी भी कह सकते हैं। और उत्पादन प्रक्रिया जो शुरू करने के लिए जरूरी होती है कि प्रत्येक चक्र में होने वाली जो बिक्री है उसमें अगले उत्पादन जो है चक्र के लिए वित्तीय उत्पादन उपलब्ध हो सके। और यह भौतिक पूंजी से अलग है, क्योंकि यह उत्पादन चक्र उपयोग खर्च हो जाती है और वह दोबारा चक्र शुरू होने के लिए क्या होती है, खरीदनी पड़ती है। अगला देखते हैं जिसमें स्थायी और कामकाजी पूंजी की व्यवस्था करना। जैसा कि किसी उत्पादन चक्र को चलाने के लिए जब भौतिक या कामकाजी दोनों तरह की पूंजी की आवश्यकता तो होती है, लोग इनकी व्यवस्था अपनी जमा पूंजी से या स्वामित्व वाली भूमि, बिल्डिंग का उपयोग करके ही क्या कर सकते हैं, इनका उपयोग करते हैं। लेकिन पूंजी जुटाने के लिए बैंकों या अन्य वित्तीय स्रोत की सहारा भी ले सकते हैं। जब बैंकों या साहूकारों से उधार लिया जाता है तो तय की गई दर से वो क्या करते हैं, उन्हें ब्याज भी देना पड़ा। जैसे अलग अलग स्रोत में क्या है, ब्याज दर भी जो है अलग अलग या भिन्न भिन्न होती ही है। बैंकों द्वारा जो वसूली की जाने वाली ब्याज दर प्रति वर्ष जो है लगभग 11%
से 18% के बीच होती हैं और साहूकार या थोक विक्रेताओं से जो अनौपचारिक स्रोत का लोग जो ज़्यादा उपयोग करते हैं, परंतु इनकी जो ब्याज जो है अधिक ब्याज दर वसूला जाता है और इन स्रोतों से ब्याज की दरें न्यूनतम 30% या 30% प्रति वर्ष से 200% प्रति वर्ष हो सकती हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि लोग उधार लेने के लिए विविध औपचारिक स्रोत की सहायता से जैसे बैंक, सहकारिता, स्वयं सहायता समूह का उपयोग करते हैं, लेकिन बहुत कम आमदनी वाले परिवार बड़े पैमाने पर साहूकारों और थोक विक्रेताओं जैसे अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर रहते हैं। कभी कभी तो वे दोस्तों या रिश्तेदारों से भी क्या करते हैं, उधार ले लेते हैं और इन्हें अनौपचारिक स्रोत से ऋण उपलब्ध करवाना जरूरी है। आइए आगे आगे देखेंगे, जिसमें उद्यमिता क्या है। इसमें भूमि, श्रमिक और पूंजी को अर्थपूर्ण तरीके से उपयोग करना या करने की क्षमता, उत्पादन प्रक्रिया का ज्ञान और विश्वास के अंतर्गत आवश्यक है। लेकिन यह ज्ञान जो भौतिक पूंजी के मालिक या उनके द्वारा नियुक्त मैनेजर उपलब्ध कराते हैं, जिससे मालिकों को बाजार का जोखिम भी उठाना पड़ता है। अर्थात इसमें यह है, उत्पादित जो वस्तुओं या सेवाओं के लिए पर्याप्त खरीदार मिल सकेंगे या नहीं। तो हमारे समाज में क्या अधिकांश वस्तु या सेवाएं जो हैं बाजार की बिक्री के लिए उत्पादित होती हैं और उत्पादन के समय क्या होता है, लागत भी शामिल है। तो इस समय अंतराल के अंतर्गत वस्तु की मांग में परिवर्तन हो सकता है। इस परिवर्तन से जो होने वाले जोखिम को उठाने का कार्य साहसी करता है, जिससे उद्यमी छोटे दुकानदार या बड़े कारखाने के मालिक हो सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसा कि इसमें क्या है, जैन कुंभ और उनका व्हाट्सएप ऐप। तो इसमें यह बताया गया है, जिसमें अविभाजित सोवियत रूस ने जब एक छोटे गांव से जन्मे जैन कुंभ गरीबी या अभाव के बीच क्या थे, शामिल थे। इनके घर में क्या थे, बिजली के कनेक्शन के लिए भी पैसे नहीं थे और कुंभ की माँ क्या थी, बच्चों की देखभाल करने के लिए काम तो करती थी, लेकिन कुंभ दुकानों में झाड़ू पोछा करके या देर रात इस तरीके से कार्य करके अपने कार्य को करती थी और अपने व्यवसाय को भी कैसे भी करके चालू रखा, क्योंकि वह 18 साल की उम्र में कुंभ ने इसी दुकान में काम करते हुए जब कंप्यूटर नेटवर्किंग की किताब पढ़कर पूरी नेटवर्किंग सीख डाली, तो इसके बाद उन्होंने सेंट जॉन्स स्टेट यूनिवर्सिटी में सिक्योरिटी टेस्टर के तौर पर काम लिया और इस बीच उन्होंने ब्रायन एक्ट कंप्यूटर इंजीनियरिंग से मिलना और उनकी ज़िंदगी की अहम पड़ाव माना था, क्योंकि कुम जो है याहू में इंजीनियरिंग की नौकरी मिल गई और यहाँ भी ज़िंदगी में कुछ करने के लिए भी उनकी उमंग थी। जैसे जैसे उन्होंने सन 2007 में याहू की नौकरी छोड़कर एक आईफोन खरीदा और वे घंटों मैसेजिंग का तरीका खोजते और एक दिन उन्हें एक एप्लीकेशन का आइडिया मिला और लगा कि वे पूरी दुनिया के लिए सिग्नल प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता है, जिससे लोग सूचना का आदान प्रदान आसानी से कर सकें। आगे देखते हैं, जिसमें एक राइस मिल का बनना किस तरीके से कार्य किया। जैसे एक राजेंद्र नाम का एक छोटा व्यापारी कई सालों से वो क्या करता था, अनाज का व्यापार कर रहा था और उसने व्यापार बढ़ाने हेतु राइस मिल खोलने का विचार किया, लेकिन उनके पास भूमि की कमी थी और वे अन्य ज़रूरत के लिए राजेंद्र को पूंजी की आवश्यकता तो थी, लेकिन वे स्थायी पूंजी जैसे भवन, मशीन, फर्नीचर जो आदि को खरीदने के लिए वे बैंक से क्या करना चाहते थे, ऋण लेना चाहते थे। तो कामकाजी पूंजी जैसे शुरुआती में खर्च जो है वेतन, बिजली बिल, मजदूरी आदि हेतु स्वयं धन लगाया, लेकिन राजेंद्र को सरकारी योजना के अनुसार लघु उद्योग के प्रोत्साहन हेतु प्रशासकीय मदद एवं छूट भी प्राप्त हुई, जिससे वे मिल में 20 से 30 मजदूर काम करते थे और जिसमें 2 या 3 लगभग महिलाएं थीं। ज़्यादातर कर्मचारी जो थे अस्थायी थे
इन्हें प्रतिदिन या साप्ताहिक मजदूरी मिलती थी और कुछ स्थायी जो कर्मचारी मासिक वेतन के साथ कर्मचारी बीमा की सुविधा से भी प्राप्त थे। लेकिन इसमें यह थी कि मिल की जो आधुनिक मशीन के अंतर्गत जो होने वाले साल भर उत्पादन कैसे चल रहा था, यहाँ पर प्रमुख रूप से शासन द्वारा धान से चावल तैयार कर वापस शासन को गोदामों में भेज दिया जाता था, जिससे धान से चावल तैयार करने में भुगतान जो है शासन लगभग प्रति माह कर दिया जाता था और शासन द्वारा जो छूट भी दी गई थी, जिससे वे सूखे या अन्य कारणों से भी धान उपलब्ध नहीं कराने की दशा में क्या हो सके, मिल जो मालिक है बाजार में धान क्रय कर अपने नुकसान की भरपाई भी कर सकता था। और इसी को प्रोत्साहन करने के कारण ही राजेंद्र ने यह साहस जुटाया, जिससे राइस मिल का एक निर्माण भी हुआ। उत्पादन कैसा होता है, तो इसका सारांश यह बता रहे हैं कि किसी भी जब उत्पादन प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत भूमि, श्रमिक और पूंजी तो लगती हैं और जिसकी व्यवस्था लगभग उन वस्तु या सेवाओं को उत्पादित भी करता है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इसका सारांश, जिसमें भूमि और प्राकृतिक संसाधनों की जो ज़रूरत जिसमें निजी व्यवस्था को पूरा किया जाता है या सरकार द्वारा जो उपलब्ध कराई जाती हैं, इस प्रकार की जो सुविधाएं हैं इसका उपयोग करना है। लेकिन साथ ही साथ श्रम, तो श्रम पहले ही बताया जा चुका है, जिसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के क्या किया जाता है, श्रम किया जाता है। तो इसमें श्रम के अंतर्गत दो प्रकार की होती है, जिसमें उत्पादन की प्रक्रिया मालिक या कामगार का रिश्ता को क्या कर सकता है, बनाए भी रखता है। और इसी के साथ साथ श्रमिकों की जो सुविधाएं मिलती हैं उनमें बहुत अंतर भी दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत संगठित क्षेत्र या श्रमिकों की जो स्थायी काम, वेतन के अलावा अन्य सुविधाएं आदि भी मिलती हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र जो है जिसमें श्रमिक इससे क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, इनको लाभ नहीं मिल पाता और उत्पादन के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें हमें भौतिक पूंजी और कामकाजी पूंजी में भी अंतर समझें, जिससे अलग अलग उदाहरण के माध्यम से क्या हो सकते हैं, उद्यमिता को समझा जा सकता है। तो इसके पहले हमने एक रायपुर शहर के बारे में वर्णन किया था, जिसमें किस तरीके से श्रम पूंजी की व्यवस्था कर विकसित एवं विकास किया गया था। रायपुर में कई तरीके से उत्पादन गतिविधियां भी शामिल थी, जिसमें स्टील या अन्य धातु बनाने के बड़े कारखाने हैं जो रायपुर और दूसरे शहरों को माल क्या करते हैं, भेजते हैं। और इन्होंने बड़ी जो मशीनों की स्थापना भी की थी। इससे अधिकांश असंगठित क्षेत्र श्रमिकों को काम पर लगाने एवं उच्च तकनीकी श्रमिकों को भी नियमित रूप से क्या है, नौकरी मिल सके। और ये शहर के बाहरी इलाके के अंतर्गत भी क्या है, दूरस्थ स्थित हैं, जिससे यहाँ विकसित अत्यधिक हुई, जिससे कृषि और वन उपज के केंद्र, निर्मित वस्तुओं के लिए भी थोक बाजार या फिर शैक्षणिक सेवाएं उपलब्ध करवाने का शहर माना जा सकता है। तो इस तरीके से सारांश में यह उत्पादन क्रिया किया जाता है।